Hello and welcome to Aspire Adda. Hello and welcome to Aspire Adda. एवरीवन, हम लास्ट टॉपिक को ही यहाँ पे कवर करने जा रहे हैं जहाँ हमने डाइजेशन के बारे में लिखा था। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि डाइजेशन कंप्लीट जो स्टार्ट होती है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल, एंड एलिमेंट्री कैनाल जो होती है इसके दो पार्ट्स होते हैं। शुरू ये माउथ से होती है और ख़त्म जाके होती है ये एनस पर। तो माउथ से लेकर एनस तक जो डिफरेंट डिटेल्स हैं इसकी, वो मैं आपको डिटेल वाइज बताऊंगा। सबसे पहले माउथ की बात करें तो माउथ जैसे ही आप खुलता है तो माउथ अंदर की ओर खुलता है। किसमें? माउथ ओपन्स इनटू अ ओरल कैविटी, दैट इज बक्कल कैविटी से हम बोलते हैं। ठीक है, बक्कल कैविटी कहते हैं। अब देखेंगे आप, बक्कल कैविटी जो होता है इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि जो भी फूड बाहर से आया है उसको वहाँ पे फाइनली क्या है, उसके बक्कल कैविटी के बीच में क्या प्रेजेंट होते हैं, उसके बीच में प्रेजेंट होते हैं टीथ प्रेजेंट होते हैं, टंग प्रेजेंट होती है। तो टीथ और टंग जो होती है फाइनली मेस्टिकेशन का काम करना शुरू करती हैं। बक्कल कैविटी में आप देखोगे यहाँ पे कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, नोन एज पैरोटिड ग्लैंड्स, सबमैक्सिलरी ग्लैंड्स, सबलिंगुअल ग्लैंड्स। तीन टाइप के ग्लैंड्स होते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड्स। ये सभी ग्लैंड्स होते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। जो आपके माउथ में सलाइवा प्रोड्यूस होता है उसके लिए ये तीन ग्लैंड्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पैरोटिड ग्लैंड्स जो होते हैं आपके बिल्कुल एयर के, जो कान है कान के बिल्कुल नीचे, बीनीथ द ईयर, बीनीथ द एयर, बीनीथ द एयर प्रेजेंट होते हैं। अगर हम बात करें सब मैक्सिलरी की बात करें तो आपकी ये कहाँ प्रेजेंट होती हैं, ये आपको जो चीक बोन्स हैं चीक के नीचे प्रेजेंट होते हैं। आप सिंपल याद रखें ये कहाँ प्रेजेंट होती हैं, चीक्स के नीचे प्रेजेंट होते हैं। और लास्ट बचे जो कौन से, सब लिंगुअल ग्लैंड्स, सब लिंगुअल ग्लैंड्स ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आपके जो फ्रंट के जो टीथ्स हैं वहाँ पे ये बाहर की ओर ओपन होते हैं। फॉर एग्जांपल आपको ये अगर ये माउथ है तो यहाँ पे जो आपके जहाँ पे टीथ्स हैं इनके पास आगे ये ओपन होते हैं। तो तीन ग्लैंड्स होते हैं जो पहले मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सलाइवरी अमाइलेज, उसको हम टैलिन भी कहते हैं। दूसरा नाम होता है टैलिन, PTALYN, टैलिन, जो क्या है एंजाइम है। इसका मेन फंक्शन होता है जो माउथ में जो फूड आया है फूड को फाइनली क्या करता है, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फूड में कन्वर्ट करता है, और विद दी हेल्प ऑफ टंग जो है ये सारा का सारा फूड मिक्सअप हो जाता है। एंड दिस मिक्स्ड फूड इज नोन एज बोलस, इसे हम कहते हैं बोलस। अब ये बोलस नीचे की ओर मूव करता है, जहाँ कहाँ पहुँचता है, फेरिंग्स में पहुँचता है। फेरिंग्स के बाद जब जाएगा, फेरिंग्स के साथ ही क्या ओपन होता है, लैरिंग्स, लैरिंग्स ओपन होता है, इसको हम बोलते हैं वॉइस बॉक्स। लैरिंग्स को हम क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स, जहाँ से आपकी मेनली क्या निकलती है, वॉइस निकलती है। तो लैरिंग्स को क्लोज करने के लिए उसके ऊपर एक लिड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, इसको हम बोलते हैं ग्लॉटिस और एपीग्लॉटिस, एपीग्लॉटिस। ठीक है, जब भी आप खाना खाते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, जब आप खाना खाते हैं तो आपका ये जो एपीग्लॉटिस होता है ये बंद रहता है, सो दैट ये कहाँ पर फाइनली ये आगे लैरिंग्स बॉक्स में एंटर ना कर जाए आपका फूड और आपको चोक ना हो। इसलिए बोलते हैं जब भी आप खाना खाओगे तो उस टाइम पे आप क्या करोगे, फाइनली जो है उस टाइम पे आप बात ना करना, बिकॉज बात करते टाइम पे आपका लैरिंग्स खुल जाएगा और फाइनली फूड कहाँ पहुँच जाएगा, आपके वॉइस बॉक्स में पहुँच जाएगा। ओके, फिर फूड पहुंचता है कहाँ पर, फेरिंग्स से फाइनली पहुंचता है ईसोफेगस में, ईसोफेगस से फाइनली पहुंचता है स्टोमक में, स्टोमक से जाता है ड्यूडनम में, ड्यूडनम से फाइनली स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में वो फिर वहाँ से फाइनली इसकी एब्जॉर्प्शन होती है। जो बचा हुआ पार्ट था जो फूड अनडाइजेस्टेड रह गया फाइनली वो कहता है लार्ज इंटेस्टाइन से वाया रेक्टम एंड एनस जो आउटसाइड द बॉडी निकल जाता है। दिस इज द डायग्राम ऑफ व्हाट डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। आप पूरा कंप्लीट इसे देख सकते हैं, मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, तो कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, वो पढ़ लेते हैं एक बार। एलिमेंट्री कैनाल जो होती है कहाँ से शुरू होती है, एंटीरियर पोर्शन, एंटीरियर ओपनिंग से शुरू होती है, जिसको हम बोलते हैं माउथ। माउथ खुलता है बकल कैविटी में, वो फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, एज यूजुअल जैसे मैंने आपको कहा। बकल कैविटी में हमारे पास क्या प्रेजेंट होते हैं, टीथ्स प्रेजेंट होते हैं और टंग प्रेजेंट होती है। देखो टीथ्स हमेशा, जब भी टीथ्स जो हैं वो सॉकेट में प्रेजेंट होंगे, अपने मतलब सॉकेट जॉज में प्रेजेंट होंगे, सॉकेट जॉज में प्रेजेंट होंगे, ऐसे टीथ्स को हम बोलते हैं थीकोडॉन्ट्स। क्या बोलते हैं, थीकोडॉन्ट्स। थीकोडॉन्ट का मतलब होता है व्हेन टीथ्स आर प्रेजेंट इन दी सॉकेट ऑफ जॉज। क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर थीकोडॉन्ट्स, तो आपको नीचे ऑप्शन दिया जाएगा, थीकोडॉन्ट्स आर द टीथ्स प्रेजेंट इन द सॉकेट ऑफ जॉज, थीकोडॉन्ट्स आर द टीथ प्रेजेंट इन दैट, दिस दैट, आपको करेक्ट वन चूज करना है। ठीक है, अब ह्यूमन बींग की बॉडी की बात करते हो, आप सिंपल ह्यूमन बींग की अगर टीथ्स की बात करते हो तो हमारे टीथ जो दे आर हेट्रोडॉन्ट्स। हेट्रोडॉन्ट्स का मतलब क्या होता है कि डिफरेंट टाइप्स के टीथ होते हैं। आप देखोगे हमारे पास क्या होते हैं, एनसीजर्स होते हैं, कैनाइन्स होते हैं, प्री मोलर्स होते हैं, मोलर्स होते हैं, एनसीजर्स, कैनाइन्स, मोलर्स, प्री मोलर्स। इसीलिए हमारे पास क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के टीथ होते हैं, इसलिए हम बोलते हैं दे आर हेट्रोडॉन्ट्स। अब एक चीज़ और देखोगे आप, ह्यूमन बींग के केस में क्या होता है, दो टाइप की आप इनकी जो डेंटिशन होती है वो अलग होती है। क्यों?
पहले जब शुरुआत में बच्चे को टीथ निकलते हैं, इनको बोलते हैं क्या? टेम्परेरी टीथ बोलते हैं, टेम्परेरी टीथ बोलते हैं, और मिल्क टीथ बोलते हैं, मिल्क टीथ बोलते हैं, और डेसिडियस टीथ बोलते हैं, जिनका काम क्या होता है? गिरने का। आपने हमेशा ज़रूर ही नोटिस किया होगा कि आपके जब आप छोटी एज के थे, पैदा होने के बाद, तो आपके दांत गिरे थे। वो इसलिए गिरे बिकॉज हमारे जो डेंटिशन, हमें हमारे लाइफ टाइम में जो टीथ्स हैं वो दो बार आते हैं। तो पहले टीथ को हम बोलते हैं टेम्परेरी टीथ बोलते हैं, मिल्क टीथ और डेसिडियस टीथ बोलते हैं, और आप क्या बोल, जैसे आपकी लैंग्वेज में बोला जाता है, दूध वाले दांत। ठीक है। दूसरे टीथ जो होते हैं उनको बोलते हैं परमानेंट टीथ्स। परमानेंट टीथ्स आते हैं उसके बाद, और ये परमानेंट टीथ जो होते हैं दोबारा कभी भी क्या करते हैं? परमानेंट टीथ दोबारा भी जो हमारी लाइफ में दोबारा ग्रो नहीं करते, ये दोबारा इंसान को कभी नहीं आते। एक बार वंस दे आर लॉस्ट दे कैन नेवर बी रिकवर्ड अगेन। ठीक है। आगे बात करते हैं स्टोमक। स्टोमक खुलता है किसमें? स्टोमक खुलता है, स्टोमक तो देखो आपको पता है जे शेप के स्ट्रक्चर होता है, इसके चार पार्ट होते हैं, कार्डियक पार्ट, फंडस पार्ट, बॉडी पार्ट, पायोरिक पार्ट। ये ओपन किसमें होते हैं? दे ओपन इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होते हैं। अब स्मॉल इंटेस्टाइन भी जो होता है ये किसमें फाइनली डिवाइड होता है? ये तीन पार्ट में डिवाइड होता है। सी शेप का इसको बोलते हैं ड्यूडेनम, ज्यूजनम एंड इलियम में ये डिवाइड होते हैं। मैंने यहाँ डायग्राम बनाई है, दिस इज द स्टोमक एंड दिस इज द सी शेप ड्यूडेनम, एंड फिर इसको हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर ज्यूजनम, एंड लास्ट वाला कॉइल पार्ट को बोलते हैं इलियम। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो इलियम है फाइनली किस में ओपन करता है? इलियम ओपन करता है लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है वो तीन चीज़ों से बना होता है, सीकम, कोलन एंड रेक्टम से। ठीक है। अब सीकम की बात करते हैं। सीकम क्या होता है? सीकम इज अ, ये देखो जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन खुल रहा है किसमें? लार्ज इंटेस्टाइन में, तो पहला पार्ट ही ए वाला पार्ट जो मैंने लिखा है इसको बोलते हैं सीकम। सीकम एक ब्लाइंड पाउच होता है और ब्लाइंड सैक होता है, जिसमें मेनली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बना के रहते हैं। आप जानते हैं आपकी बॉडी में इकोलाई प्रेजेंट होते हैं इंटेस्टाइन में, तो इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट में प्रेजेंट होते हैं? दे आर प्रेजेंट इन द सीकम ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। इकोलाई जो आपकी क्या प्रेजेंट है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। दे मेंटेन द माइक्रोफ्लोरा ऑफ अवर इंटेस्टाइन, जो मेनली रिस्पॉन्सिबल है हमको कुछ इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है। ज़्यादा अगर क्या हो जाएगा, ज़्यादा अगर इनका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो हमको यार डिफरेंट प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। तो आप देखोगे जैसे ही सीकम से पीछे की ओर मुड़ोगे, बी वाला स्ट्रक्चर जो मैंने बनाया इसको हम बोलते हैं क्या? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, इसको बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। एंड वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो होते हैं इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग की इज वेस्टिजियल। वेस्टिजियल का मतलब क्या होता है कि ये नॉन फंक्शनल है, इसका कोई फंक्शन हमारी बॉडी में नहीं है। इसका फंक्शन जो था वो किस में होता है? मेनली काउज वगैरह में होता है, बिकॉज वो जो ग्रास ईटिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, जिनको घास खाने का पचाना होता है, उसमें वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होता है, वो क्या होता है? काम आता है। हमारे केस में भी होता है, लेकिन इट इज वेस्टिजियल ऑर्गन। मेनली जो पायलट्स वगैरह होते हैं वो इसे रिमूव कर देते हैं, बिकॉज कभी भी इसकी जो होती है पेन उठ सकती है। ठीक है। अगर हम बात करें एलिमेंट्री कैनाल की वॉल की बात करें, अगर ये एलिमेंट्री कैनाल की वॉल की बात करते हैं तो ईसोफेगस से लेकर रेक्टम तक, पूरी ईसोफेगस से लेकर एंड वाला पार्ट, जैसे दैट इज वो रेक्टम वाला पार्ट इंटेस्टाइन के बाद, इसकी वॉल जो होती है ये 4 लेयर से बनी होती है, 4 लेयर से बनी होती है। पहले लेयर को बोलते हैं सेरोसा, मस्क्यूलरिस, बी लेयर, सी सब म्यूकोसा एंड फोर्थ म्यूकोसा। मतलब क्या है कि ये अगर हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, ये यहाँ से शुरू हुई है, स्टोमक में जा रही है, फाइनली यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन में, वेट दिस इज द स्मॉल स्केच ऑफ इंटेस्टाइन। अब ये इसोफेगस से लेकर यहाँ रेक्टम तक ये पूरी की पूरी एलिमेंट्री कैनाल है। अंदर से कैसी बनी होती है? 4 लेयर से बनी होती है, आपको डायग्राम मैंने बता दी। बाहर की लेयर को हम बोलते हैं सेरोसा, अंदर की लेयर को बोलते हैं क्या? मस्क्यूलरिस, उसके अंदर की लेयर को बोलते हैं सब म्यूकोसा, और लास्ट वाली को बोलते हैं क्या बोलते हैं? इसको म्यूकोसा लेयर। अंदर प्रेजेंट होता है इनका ल्यूमन, दैट इज एम्प्टी स्पेस। अब फंक्शन देख लेते हैं कि क्या फंक्शन है। सेरोसा जो होता है, सेरोसा का मेनली फंक्शन जो होता है ये किससे बना होता है? सेरोसा इज मेड अप ऑफ मेसोथीलियम विद सम कनेक्टिव टिश्यू। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सेरोसा की जो है कॉम्पोजिशन क्या है, दैट इज इट इज मेड अप ऑफ मेसोथीलियम एंड कनेक्टिव टिश्यू, और सबसे आउटर लेयर होती है एलिमेंट्री कैनाल की। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट लेयर आती है दैट इज मस्क्यूलरिस लेयर आती है, जो किससे बनती है? स्मूथ मसल से बनती है। उसके बाद नेक्स्ट लेयर होता है सब म्यूकोसल लेयर, किससे बनी होती है? लूज कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है, और इसमें मेनली नर्व्स, ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं। सबसे अंदर वाली लेयर को हम बोलते हैं म्यूकोसल लेयर, ये इंडरमोस्ट लेयर होती है, और ये इरेगुलर फोल्ड बनाती है स्टमक में, इसको हम बोलते हैं रफेज और रगेज, और रग बोलते हैं सिंपल। एंड स्मॉल फिंगर लाइक फोल्डिंग बनाती है, जिनको बोलते हैं विलाइज इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो मतलब क्या हो गया कि जो बिल्कुल अंदर वाली लेयर है म्यूकोसल लेयर, ये स्टमक में एक रफ स्ट्रक्चर बनाती है, इसको बोलते हैं रफेज और रग, और साथ में स्मॉल इंटेस्टाइन में ये कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, दैट इज विलाई की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है। विलाइज होते हैं, ये सेल होते हैं जो किसको लाई करते हैं? मतलब इंटेस्टाइन के सेल्स को लाई करते हैं, और विलाइज भी मेनली जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिनका काम होता है सरफेस एरिया को इंक्रीज करना, और मेनली एब्जॉर्प्शन के लिए काम होते हैं।
सेल्स लाइनिंग दी विलाई, वो सेल्स जो जिनके ऊपर विलाई प्रेजेंट है, इनमें कुछ प्रोजेक्शन बनती है, इनको बोलते हैं माइक्रोविलाइज। और ये एक ब्रश बॉर्डर्ड अपीयरेंस, आपने जैसे देखा आपका ब्रश होता है उसके ऊपर छोटे छोटे ब्रिसल्स लगे होते हैं, वैसी अपीयरेंस देना शुरू करता है। ठीक है। म्यूकोसल एपिथेलियल जो होता है, म्यूकोस जो मतलब जो अंदर वाला जो इंटेस्टाइन का बिल्कुल अंदर वाला म्यूकोसल पार्ट है, ये इसमें कुछ सेल्स होते हैं, इनको बोलते हैं गॉबलेट सेल्स, जो मेनली सिक्रेट करते हैं म्यूकस। और ये म्यूकस जो है हमको लुब्रिकेशन में हेल्पफुल होता है। ठीक है। म्यूकोसा जो होता है फॉर्म्स ग्लैंड इन द स्टमक, स्टमक में जो ग्लैंड बन रहे हैं वो कौन से रीजन से बनते हैं, म्यूकोसल रीजन से बनते हैं। और इंटेस्टाइन में जो क्रिप्स ऑफ लाइबर होना है, ये भी ग्लैंड हैं जो किससे बनते हैं, म्यूकोसा से बनते हैं। क्रिप्स ऑफ लाइबर होन क्या हो गया कि जो आपकी ये विलाइज प्रेजेंट, मैंने आपको ये विलाइज बनाए हैं, विलाइज हैं ये, इनके बीच में जो डीप सीटेड एरिया है इसे हम बोलते हैं क्या, क्रिप्स ऑफ लाइबरोन। तो इंटेस्टाइन के विलाइज में जो डीप सीटेड एरिया है, डीप सीटेड एरिया, that is known as crypts of Lieberhorn, which are mainly responsible for the secretion of intestinal juices। ठीक है, आगे बताऊंगा आपको, बताया सक्कस एंटेरिकस। ठीक है। अब डाइजेशन कैसे होती है फूड की, सबसे पहले फूड की डाइजेशन जो होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, बक्कल कैविटी स्टार्ट होती है। बक्कल कैविटी में दो काम होते हैं इसकी, मास्टिकेशन करना फूड को, दूसरा फैसिलिटेशन ऑफ स्वेलिंग। पहले तो फूड को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देता है, उसके बाद इसको स्वेलो करने में भी हेल्प कौन करती है, बक्कल कैविटी करती है। ठीक है। उसके बाद बक्कल कैविटी में क्या प्रेजेंट होते हैं, टीथ और टंग प्रेजेंट होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया, हेल्प इन मास्टिकेशन और मिक्सिंग ऑफ द फूड। और इस टाइम पे जो फूड होता है उसको बोलते हैं बोलस। ठीक है। नाउ फूड कहाँ चला जाता है, फूड फेरिंग्स में पहुंचता है, तो बोलस जो होता है इट इज कन्वेड टू ईसोफेगस वाया फेरिंग्स। फेरिंग्स से ये कहाँ जाता है, ईसोफेगस में जाता है। वो प्रोसेस जिसमें फूड जो है फेरिंग्स से ईसोफेगस जाता है, इसको बोलते हैं डीग्लूटेशन और स्वेलोइंग। क्या बोलते हैं, स्वेलोइंग। ठीक है, याद रखेंगे, ये पूछा जाता है व्हाट इज डिग्लूटेशन, दैट इज द पासेज ऑफ फूड फ्रॉम फेरिंग्स टू ईसोफेगस इज नोन एज डिग्लूटेशन। ठीक है। ईसोफेगस में पहुंच गया भाई, ईसोफेगस में पैरासाइटिक मूवमेंट, इसकी मतलब वेव लाइक मूवमेंट होंगी, वेव लाइक मूवमेंट होंगी ईसोफेगस की। तो फाइनली बोलस कहाँ पहुंच जाएगा, स्टमक में पहुंच जाएगा। नोट रखना कुछ आपको याद, कि जो सलाइवा सक्रीट करते हैं ना हमारी ओरल कैविटी में हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स, उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, उसमें प्रेजेंट होता है हमारे पास कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक सोडियम, पोटाशियम क्लोराइड, HCO3, बाइकार्बोनेट आयन प्रेजेंट होते हैं। और कुछ एंजाइम्स लाइक सलाइवरी माइलेज को हम बोलते हैं, दूसरा नाम टैलिन, PTAYLN टैलिन। एज वेल एज एक और एंजाइम प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं लाइजोजाइम। तो उसका मतलब क्या हो गया, सलाइवा में हमारे पास दो टाइप के एंजाइम होते हैं, सलाइवरी माइलेज, दूसरा होता है लाइजोजाइम। सलाइवरी माइलेज का काम है कि जो कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फूड में तोड़ता है, लेकिन लाइजोजाइम जो होता है ये एंटी बैक्टीरियल एजेंट होता है। मतलब कि हम बाहर से कोई चीज़ खा रहे हैं, उसके साथ हमें इन्फेक्शन ना हो, तो वो सलाइवा क्या करता है, एंटी बैक्टीरियल एजेंट की तरह काम करता है। बाहर से माउथ में जो बैक्टीरिया एंटर करने वाले होते हैं उनको किल करने के लिए काम आता है। ओके, तो जो डाइजेशन है ये मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेस से चलती है। मैकेनिकल प्रोसेस तो हमारे टीथ जो इसको मैस्टिकेट करते हैं, और केमिकल प्रॉपर्टी जो होती है, सिंपल बोलो केमिकल प्रोसेस जो होता है, ये तो ओरल कैविटी में शुरू हो जाता है बाय द सिक्रीशन ऑफ ग्लैंड्स, बाय द सिक्रीशन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, वहाँ से शुरू हो जाता है। ठीक है। तो आप देखोगे जो हमने बाहर से जो चीज़ खाई है, दैट इज स्टार्च जो हमने खाया है, उस पर कौन एक्ट करता है, सलाइवरी माइलेज एक्ट करता है। और सलाइवरी माइलेज जो है एक pH कितने 6.8 pH पे एक्टिव रहता है, तो ये स्टार्च को माल्टोस में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। तो पहली डाइजेशन कहाँ पर होगी, हमारी ओरल कैविटी में होगी। उसके बाद फूड कहाँ पहुंच जाता है, उसके बाद फूड पहुंचता है स्टमक में। तो हम जानते हैं स्टमक में जो होता है हमारे पास जो क्या प्रेजेंट होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। और इन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के 3 टाइप के सेल्स होते हैं। एक सेल को बोलते हैं म्यूकस और नेक सेल, म्यूकस नेक सेल। दूसरे सेल को बोलते हैं पेप्टिक और चीफ सेल्स। म्यूकस नेक सेल का काम होता है ये म्यूकस को सिक्रीट करते हैं, पेप्टिक और चीफ सेल का काम होता है ये सिक्रीट करते हैं पेप्सिनोजन को। ठीक है। तो तीसरे सेल्स आते हैं इसमें पैराइटल और ऑक्जेंटिक सेल्स, मैंने आपको बताया इनका काम होता है HCl को सिक्रीट करना। एक और चीज इंपॉर्टेंट आप याद रखोगे, दे ऑल्सो सिक्रीट्स कैजल इंट्रिंसिक फैक्टर। ये एक ऐसा फैक्टर है जो हमारे इंटेस्टाइन में विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन कराता है। ठीक है। तो इसका मतलब विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन तो कहाँ हो रही है, इंटेस्टाइन में हो रही है, लेकिन करवा कौन रहा है, फैक्टर रिलीज्ड फ्रॉम दी स्टमक, दैट इज कैजल इंट्रिंसिक फैक्टर। और विटामिन B12 का नाम होता है क्या, साइनाकोबालामीन। ठीक है, साइनाकोबालामीन, इसको बोलते हैं विटामिन B12। स्टमक जो है फूड को 4 से 5 घंटे के लिए स्टोर करता है। और स्टमक की वॉल्स जो होती हैं इनकी चर्निंग मूवमेंट्स की वजह से, कौन सी मूवमेंट, चर्निंग मूवमेंट्स की वजह से फाइनली क्या होता है, जो फूड है उसके साथ हमारे गैस्ट्रिक जूसेस मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद ये पार्शली डाइजेस्टेड फूड को हम बोलते हैं चाइम, CHYM, और सिंपल आप बोल सकते हो काइम। क्या बोलते हैं, काइम। ठीक है। अब देखो हमारे स्टमक में कुछ प्रो एंजाइम्स भी होते हैं। मैंने आपको बताया था कि इसका जो पेप्टिक रीजन होता है, स्टमक का पेप्टिक रीजन होता है ना, दैट इज ये वाला रीजन, यहाँ से कुछ एंजाइम्स क्रिएट होते हैं, उसको बोलते हैं क्या, पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन जो होता है कौन सा इनएक्टिव एंजाइम होता है, अभी इसको एक्टिव करने के लिए ऑक्जेंटिक सेल HCl क्रिएट करते हैं। जैसे ही पेप्सिनोजन का एक्सपोजर होता है HCl के ऊपर,
जो 1.7 का पीएच मेंटेन करता है। पेप्सिनोजन टूटता है किसमें, पेप्सिन में टूटता है, और पेप्सिन का काम क्या होता है कि ये प्रोटीन्स जो पहुंचे हैं स्टमक में उनको तोड़ता है किसमें, प्रोटियोसिस एंड पेप्टोन्स में। पेप्टोन्स मतलब स्मॉल स्मॉल पेप्टाइड्स में तोड़ देता है। ठीक है, दूसरे हमारे पास क्या प्रेजेंट होते हैं स्टमक में, म्यूकोस और बाइकार्बोनेट्स प्रेजेंट होते हैं। अब भाई HCl अगर प्रोड्यूस हो रहा है हमारे स्टमक में, तो हमारे HCl हमारे ही स्टमक की वॉल को डिग्रेड ना करे, उसको डिग्रेडेशन से बचाने के लिए क्या प्रेजेंट होते हैं हमारे पास, म्यूकोस एंड बाइकार्बोनेट्स विच प्रिवेंट द स्टमक वॉल्स फ्रॉम द HCl डिग्रेडेशन। ठीक है, नोट रहा याद रखेंगे आप कि बच्चों के केस में रेनिन प्रेजेंट होता है। रेनिन एक प्रोटीलिटिक एंजाइम है जो किसके गैस्ट्रिक जूसेस में प्रेजेंट होता है, गैस्ट्रिक जूसेस ऑफ इन्फेंट्स में प्रेजेंट होता है, और इसका मेन काम होता है मिल्क की डाइजेशन को करना। इसीलिए बोला जाता है कि जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है तो उसमें मिल्क इनटॉलरेंस होती है, मतलब इनडाइजेशन हो जाती है। वो क्यों, क्योंकि उसकी बॉडी में रेनिन नहीं होता है। सो बच्चे जो है वो दूध को पचा लेते हैं, इसलिए पचाते हैं बिकॉज दे हैव दी के व्हाट, रेनिन प्रोटोलिटिक एंजाइम इन देयर गैस्ट्रिक जूसेस। ओके, इसलिए बड़ों के केस में क्या होता है, गैस्ट्रिक इंटॉलरेंस के बाद उनको दूध नहीं पचता है। ठीक है, इंटेस्टाइन की बात करें, इंटेस्टाइन हमारे पास क्या होता है, उसमें 3 टाइप की स्क्रीशन आती है, बाइल की स्क्रीशन आती है, पेनक्रियाटिक स्क्रीशन आती है, इंटेस्टाइनल जूसेस की स्क्रीशन आती है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं किसकी, पेनक्रियाटिक जूस की बात करते हैं, तो पेनक्रियाटिक जूस में क्या होता है हमारे पास कुछ इनएक्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, उसको बोलते हैं ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, अमाइलेज, लाइपेज, न्यूक्लियस। ये सभी भरपूर एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। इनका मेन काम होता है जो फूड अब कहाँ पहुंच चुका है, इंटेस्टाइन में पहुंच चुका है, उसकी अब रियल में एब्जॉर्प्शन कराना। अब पहले तो एब्जॉर्प्शन कराना जरूरी है, बिकॉज एब्जॉर्प्शन के बाद ही क्या पहुंचेगा, हमारी बॉडी को एनर्जी मिलेगी, और फाइनली जो बचा खुचा पार्ट है उसको जो है वो रिमूव कराना। ठीक है, तो जो हमारे पास ये ट्रिप्सिनोजन प्रेजेंट होता है यहाँ पे एंजाइम, इसको एक्टिवेट करने के लिए एंटीरोकाइनेज एंजाइम आता है। इस एंटीरोकाइनेज एंजाइम को कौन सक्रीट करता है, इंटेस्टाइन के जो मैंने बताया ना आपको सेंटर वाला म्यूकोस वाला पार्ट था, म्यूकोसल इंटेस्टाइन क्या रिलीज करता है, एंटीरोकाइनेज को रिलीज करता है। वो फाइनली जाके क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो ट्रिप्सिनोजन एंजाइम है इनको एक्टिवेट करता है, एक्टिवेट करके इसको कन्वर्ट करता है किसमें, ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है, और ट्रिप्सिन फर्दर जो है डाइजेशन करवाता है, मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, ये आपको मैंने लिखा है कि म्यूकोसल इंटेस्टाइन जो होता है, साथ में एक और चीज सक्रीट करता है, दैट इज गॉबलेट सेल सक्रीट करता है, उनका काम होता है क्या, म्यूकोस को सक्रीट करना। ठीक है, अब ये देखेंगे आप, जो बाइल है, बाइल जो होता है, बाइल में कुछ पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, उसको बोलते हैं बाइल पिगमेंट, लाइक बिलीविरिडिन, बिलीरुबिन। जब भी आप देखते हो आपकी बॉडी में बिलीरुबिन की कॉन्सेंट्रेशन जो होती है वो बढ़ जाती है, दैट इज अराउंड 0.1 से लेकर 0.8 तक इसकी नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन होती है। अगर इससे लेवल आपका ज़्यादा बढ़ा तो फाइनली क्या होता है, आपको बोलते हैं कि यू आर सस्पेक्टेड विद जॉन्डिस, आपको क्या हो गया है, जॉन्डिस हो गया है। तो फाइनली आपका लीवर जो है बहुत हीटअप हो गया है। तो इसका मतलब क्या हो गया, लीवर आपको जो आपने टेस्ट करवाना होगा किसका, जॉन्डिस का टेस्ट, उसके लिए बोलते हैं आपको बिलीरुबिन का टेस्ट करवाएं आप। और मेनली इसमें देखा जाता है कि आपके बिलीरुबिन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है। अगर ये 0.1 से 0.8 के बीच में है, दैट इज नॉर्मल, मीन्स यू आर नॉट सफरिंग फ्रॉम जॉन्डिस। बट अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है 0.8 से ऊपर चले जाती है, इट मीन्स यू आर सफरिंग फ्रॉम जॉन्डिस। और इसकी जो है कॉन्सेंट्रेशन बहुत दूर तक जा सकती है, मेनली तो 4 तक जाएगी, तभी ये हार्मफुल हो जाता है। ठीक है, साथ ही में क्या होता है, इसके साथ कुछ बाइल सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं, कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होते हैं, और फास्फोलिपिड प्रेजेंट होंगे। याद रखने वाली बात सिर्फ इतनी सारी है कि जो बाइल जूसेस होते हैं हमारे पास, उनमें कोई एंजाइम्स नहीं प्रेजेंट होते। इट मीन्स कहीं ना कहीं ये फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्पफुल नहीं होते हैं। इनका सिर्फ इतना सारा काम होता है, ये जो फैट्स को इमल्सीफाई करने के काम आते हैं। फैट्स को इमल्सीफाई करने का काम कौन आता है, बाइल जूसेस। ठीक है, तो जो अभी तक हमारे पास गॉबलेट सेल से जो स्क्रीशन निकली, म्यूको स्क्रीशन, एज वेल एज जो हमारे पास ब्रश बॉर्डर्ड सेल्स दैट इज वो विलाइज थे, उनकी स्क्रीशन को मिलकर हमने क्या बोला था, सक्कस एंट्रिकस बोला था। और ये सक्कस एंट्रिकस का मेनली काम क्या होता है कि ये कुछ एंजाइम को सक्रीट करते हैं, नोन एज लाइपेज, डाइपेप्टाइडेज, माल्टेसिस, जिनका काम होता है कि अभी तक जो क्या स्टमक में क्या पहुंच चुका है, डिफरेंट प्रोटीन्स पहुंचे हैं, पेप्टोन पहुंचे हुए हैं, उनको तोड़ने का। जो हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में तो जो प्रेजेंट हैं प्रोटीन्स, पेप्टोन वगैरह प्रेजेंट हैं, इन पे पहले ट्रिप्सिन एक्ट करेगा, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज एक्ट करेंगे, डिफरेंट हार्मोन एक्ट करेंगे, तो उनको डाइपेप्टाइड्स में तोड़ देंगे। अब ये जो डाइपेप्टाइड्स हैं, इन पे कौन एक्ट करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के एंजाइम एक्ट करेंगे। और फाइनली क्या होगा, फाइनली क्या हो जाएगा, इसको तोड़ देंगे किसमें, इनको तोड़ देंगे किसमें, फाइनली डाइपेप्टाइड को अमाइनो एसिड्स में तोड़ देंगे, माल्टोज को तोड़ेंगे ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में, और वो ग्लूकोज फर्दर जो है हमारे सेल अब्जॉर्ब करेंगे, और हमें वहां से एनर्जी मिलेगी वर्क करने के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारे पास पेनक्रियाटिक जूसेस हैं, पेनक्रियाटिक जूसेस ने पहली बार प्रोटीन वगैरह जो है उनको तोड़ दिया किसमें, डाइपेप्टाइड्स में। बाद में हमारे इंटेस्टाइन के अपने जूसेस जो हैं, लाइक लाइपेसिस हैं, डाइपेप्टाइड्स हैं, इनने इस डाइपेप्टाइड को किसमें तोड़ दिया, अमाइनो एसिड्स में तोड़ दिया। और सिंपल जो माल्टोस अभी तक आया था, तोड़ा किसमें, ग्लूकोज और ग्लूकोज में, 2 मॉलिक्यूल ग्लूकोज की बनाते हैं फ्रॉम 1 मोल्टेज।
तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारे सारे का सारी जो एनर्जी है वो कहाँ पहुंच गया, अब इंटेस्टाइन में पहुंच गया, यहाँ पे ग्लूकोज की फॉर्म में टूट चुकी है। तो अब फाइनली इसकी क्या हो जाती है, एब्जॉर्प्शन। जो पार्ट एब्जॉर्ब हो गया वो तो चलो बॉडी में पहुंच गया, ठीक है, वाया ब्लड जो है वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी पहुंच जाएगा। जो नहीं हुआ तो फाइनली उसको यहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा। जो रिमूव कर दिया जाएगा वो कहाँ पहुंच, जो रिमूवल वाला पार्ट होगा वो कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। और लार्ज इंटेस्टाइन का मेनली का फंक्शन क्या होता है, इसमें सीकम और रेक्टम प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो बचा हुआ फूड है इसको फाइनली यहाँ से वाटर की एब्जॉर्प्शन करवा के, लार्ज इंटेस्टाइन में भी ये काम हो रहा है, क्या वाटर की एब्जॉर्प्शन हो रही है। जो बचा हुआ सॉलिड फूड है वो वाया एनस जो आउटसाइड दी बॉडी निकाल दिया जाता है। दैट इज नोन एज अबाउट कंप्लीट डाइजेशन। इस तरह से ह्यूमन बीइंग में जो है वो कंप्लीट हो जाती है। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो समझ आती है, लाइक आती है, तो प्लीज़ डू कमेंट। आपके कमेंट्स जो है, मैंने आज यूजुअल जैसे बोलता रहता हूँ, हमारे लिए हेल्पफुल होंगे कि हम किस टाइप की वीडियोज आपके लिए बनाएं। प्लीज़ 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 जितना कमेंट कर सकते हैं उतने कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच। विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय। Well, it is hard time for all of us. Due to coronavirus, we have break the situation as earlier it was. But time never stopped for anyone. But it doesn't mean that we should go out and prepare for all the competitive exam. We can utilize this time by doing self-study and taking help of Aspire Ada YouTube channel. To start with, you need to prepare a proper schedule for all the subject, and without going out, you should complete all the syllabus by yourself. And when the critical situation will end, here you are. Hooray! You are ready for all the competitive exam. Utilize this time until it go. Aspire Ada Institute, best institute in Jammu for all the competitive exams. We care for you. Stay home.